आज हम मिलेंगे कावन से और जानेंगे कि कैसे वो अपने 8 सीटर रेस्टोरेंट से नूडल बेच के साल का 2 करोड़ कमाते हैं। आ गए हैं हम नारू नूडल बार में। चलिए मिलते हैं कवन से। हे कवन, कैसे हो? हाय अर्नब, आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आपके बारे में काफ़ी सुना है। हाय कवन, वेलकम टू फाउंडर ज्ञान। हाय अर्नब। तो कवन, अभी रिसेंटली जब मैं बैंगलोर आया आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता चला एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले कि मतलब 8 सीटर रेस्टोरेंट तो है, मंडे को खुलता है, 2 मिनट में सोल्ड आउट होता है। इनफैक्ट मैंने खुद ट्राई किया और जब मैं शाओमी के फ्लैश सेल में पार्ट लेता था उसकी याद आ गई। मतलब जब तक आप डिटेल्स भरते हो सोल्ड आउट हो जाता है। तो अभी क्योंकि इतना डिमांड है, इतना हाइप भी है, तो ओवरऑल आपका रेवेन्यू कितना रहता है साल का एंड पर स्क्वायर फीट कितना इनकम जनरेट करते हो, तो उस स्केल के बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी 8 सीटर का रेस्टोरेंट है। वी ओपन थर्सडे से लेके संडे ओपन होता है। वेंसडे को खाली डिनर करते हैं, थर्सडे से संडे लंच और डिनर हम बैच वाइज करते हैं। 8 सीट है ना, तो लंच में 3 बैच करते हैं 24, डिनर में 3 बैच करते हैं 24। तो कुल मिला के लगभग साल का अभी अबाउट 2 करोड़ का रेवेन्यू है, 2 करोड़ का रेवेन्यू है। और महीने का आता है वो 17-18 लाख जैसे रेवेन्यू आता है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन हमारा जो स्टेटिस्टिकल डेटा है उसके ऊपर बेस्ड है। तो मतलब इसका मतलब पर स्क्वायर फीट पर ईयर आप करीब 80,000 जनरेट कर रहे हो एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हायर साइड्स जो कि रेस्टोरेंट्स स्पेशली जनरेट करते हैं। अभी आपको ऐसे भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा कि वी आर नॉट ओपन सुबह से रात तक। और हमने स्ट्रक्चर किया है जो लिमिटेड सीटिंग में है। जो खाना यहाँ बनता है ना, प्रोडक्शन में बहुत डिफिकल्टी है, तो उसमें उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम प्रोडक्शन के हिसाब से स्लॉट बेसिस में अबाउट 50 पीपल अ डे, 50 लोग का खाना डालते हैं ऑन अ फुल वर्किंग डे। ओके। एंड अभी आपका अप्रोक्स प्रॉफिट कितना होता है मार्जिन टाइम इन टर्म्स ऑफ 50% या रेस्टोरेंट बिजनेस इज अबाउट 30 to 40% जनरली। ओके, तो आई थिंक इट सिट्स समवेयर बिटवीन दैट। ओके, अराउंड 1500 to 2000 पर स्पेंड करते होंगे वो। तो इट वेरीज, एवरेजेस आउट एट एपीसी बोलते हैं उसको। हाँ, एवरेज प्राइस पर कस्टमर। या हाँ, एक कस्टमर बहुत खाते हैं, Okay. कस्टमर सो बट लेकिन इट एवरेजेस आउट टू एक 1500। ओके, ओके, हाँ, व्हिच इज क्वाइट गुड। which is decent for Bangalore spending standards। हाँ, ऐसे अभी हम रिजर्वेशन में एक आदमी आने से पहले हम लोग 1000 रुपए लेते हैं बुकिंग अमाउंट। हाँ, अभी सोचो आपका बिल 1200 की, ओके, तो आपको पे करना खाली 200 रुपए पे करना। एक क्वेश्चन ये आएगा कि बहुत लोग रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, बट आपको क्या लगता है कि आपके रेस्टोरेंट की क्यों इतनी हाइप है, क्यों इतना डिमांड है, हमेशा क्यों सोल्ड आउट हो रहा है? मतलब ये इस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि कल को कोई एक शेफ आएगा या रेस्टोरेंट खोलने की सोचेगा, सब चाहते हैं ना कि सोल्ड आउट हो, डिमांड बढ़े, तो किस वे में वो सोचे कि अच्छा डिमांड हो? एक शेफ बन के मैं यही रिपीटेटिवली बोलेगा, रेपिटेटिवली, कि प्रोडक्ट सॉलिड रहना चाहिए। बाकी सब भी जो आप करते हैं एड ऑन है, आपका प्रोडक्ट सही है। अभी आप देखेंगे ना स्ट्रीट साइड में, जैसे सोचो एक पानी पूरी वाला का बहुत डिमांड है। हाँ, लाइन लगता है। हाँ, बाकी में 10 पानी पूरी वाला बाजू में, हाँ, उस पे लाइन लगते हैं। बिल्कुल। एक का क्या है, सेम गाड़ी है, सेम टपरी है, हाँ, लेकिन टेस्ट है ना। तो टेस्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मोस्ट थिंग्स। ओके। एंड ये हाइप तो बन गया क्योंकि सप्लाई डिमांड। हाँ, अभी हमने लिमिट नहीं किया क्योंकि हमको डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। वो भी होता है, जैसे कि आप देखो एक चीज लिमिटेड नंबर में रिलीज होता है। अच्छा। हाइप बढ़ाने के लिए। वी आर नॉट एक्सक्लूसिव बाय एटीट्यूड, वी आर एक्सक्लूसिव बाय डिजाइन। कि मतलब हार्ड वर्क है, हार्ड नहीं, जगह ही छोटा है ना। जगह ही छोटा है। हाँ, जगह ही छोटा है। अभी 20 आदमी आएंगे तो भी मेरे को बिठाने नहीं होगा। हाँ, 8 आदमी का है। ऐसे की सोचो कि रिजर्वेशन नहीं ली, अभी आप 2 घंटा वेट करके अंदर आएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे ऑलरेडी। आपको फ्रस्ट्रेट है, आप एंटर करते ही आपको फ्रस्ट्रेट है। और मैं कितना भी अच्छा खाना आपको खिलाऊंगा, आपको ऐसे नहीं लगा कि कुछ इम्पैक्ट हो। अभी ऑनलाइन रिजर्वेशन से क्या होता है, घर पे बैठ के बुकिंग करते हो। और सोचो कि आपका नहीं हुआ बुकिंग, मतलब आपका क्या लॉस हुआ, 5 मिनट लॉस हुआ कंप्यूटर के सामने बैठने का, बस। तो नेक्स्ट वीक फिर से आप ट्राई कर सकते हो। वो भी नहीं मिला तो फिर भी फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 2 घंटा आप धूप में खड़े रहे। बिल्कुल। एक चीज, जैसे आप ऑफ कोर्स प्रोडक्ट में भी 80% तो वो है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बट आपका एक जो है कि ब्रांडिंग या मार्केटिंग जो कि अपने आप ही हो गया, ऑर्गेनिक ही हो गया, बट उसकी वजह से भी आई थिंक वो है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि और भी लोग होते होंगे जो रामेन बनाते होंगे अच्छा, बट क्योंकि आपका एक ब्रांडिंग भी है, मार्केटिंग भी हो गया, वो हाइप भी है, तो लोग देखना चाहते हैं कि यार ऐसा क्या है कि 2 मिनट में सोल्ड आउट हो रहा है। कंप्लीट पैकेज तो बनना पड़ेगा। हाँ। ये प्रोडक्ट एक चीज हो गया। हाँ, उसके बाद आपका मार्केटिंग, ब्रांडिंग,
फिर सर्विस होता है। ओके। सर्विस इज मेन। हाँ। अभी टेक अवे में तो सर्विस का उतना मायने नहीं बनता है। हम्म। अभी आप रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे ना, आपका बहुत टच पॉइंट रहेंगे। जैसे आप अंदर आए, रेजर्वेशन प्रोसेस कैसा था, अभी तो हमारा रेजर्वेशन प्रोसेस बहुत मुश्किल है, तो दैट्स अ टच पॉइंट व्हिच वी हैव टू इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वो छोड़ के जब से आप इधर अंदर आएंगे, कैसे आपको ग्रीट किया, कैसे आपको सर्विस किया, कैसे आपका हैंडल किया, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्विस तो अभी हमने शुरू किया, और सर्विस तो हम खुद करते हैं क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है, हम ही अंदर बैठ के हम ही सर्विस करते हैं। तो सर्विस इज टेकन केयर ऑफ। इज ब्रांडिंग मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट? 100%। वो तो इट्स ऑल अ कंप्लीट पैकेज दैट पुट्स टुगेदर। और ये रेस्टोरेंट आपने शुरू कब किया? August 11th 2022। ओके, तो नॉट इवन 1 ईयर? Not 1 year, about 7 months I think। अच्छा। आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? जब भी लॉकडाउन पड़ा ना, अभी शेफ लोग ज्यादा काम नहीं था, रेस्टोरेंट पूरा बंद था, तो मैं घर पे बनाना शुरू किया रामेन। यस। तो रामेन में वो नूडल्स भी आप खुद बनाते थे? नूडल तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग खाली सूप किचन हो जाएंगे ना। हाँ। तो नूडल इज 50%। रामेन जो वर्ड है वो नूडल का नाम है। अच्छा। टॉप रामेन नूडल्स यार। हाँ, टॉप रामेन तो अभी इंस्टेंट नूडल, बट उडॉन ऐसे आता है ना। उडॉन नूडल का नाम है। रामेन भी ये एक पर्टिकुलर नूडल का नाम। ओके, टाइप ऑफ अ नूडल व्हिच इज नॉर्मली सर्व्ड विद सूप। तो घर पे बनाना शुरू किया मैंने। अभी शेफ बन के क्या ना, छोटा पोर्शन नहीं बना सकता। ओके। थोड़ा बड़ा तो बन जाएगा। 10-20 लोग का बनता था। खुद तो नहीं खा सकता। तो पैकिंग करके मैंने थोड़ा बेच दिया फ्रेंड्स और ऐसे इंडस्ट्री वालों को थोड़ा। फीडबैक टाइप्स के लिए। एक पहली बैच है ना, तो एक ही मेरा ही मतलब टेस्ट में नहीं चलता है, सबको मैचिंग करने का ना, तो इसलिए मैंने भेजा। सबको बहुत पसंद आया। आई मीन इट वाज माय फर्स्ट और सेकंड बैच, लेकिन सबको बहुत पसंद आया। बोला कुछ तो है, तू बना फिर से। तो मैंने एक और बार बनाया। इस बार अभी लॉकडाउन में क्या है ना, अभी घर पे बैठे हो, कुछ मतलब उतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो रहा है। जो भी है टीवी फोन में था, खाने के लिए भी रेगुलर रेस्टोरेंट का जो चलता था वही था। अभी मैंने क्या किया, उसको पूरा पैकिंग करके मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें जो रेगुलर मेरे कस्टमर थे पहले से, उनको ऐड किया और मैंने डिस्पैच करना शुरू किया। तो बहुत हिट हो गया। उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये कोविड पैंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था, अराउंड द फर्स्ट लॉकडाउन। अच्छा, फर्स्ट लॉकडाउन। उसके बाद थोड़ा तो ट्रैक्शन मिला था इसमें। उसके बाद आई थिंक द लॉकडाउन एंडेड एंड द रेस्टोरेंट नाउ स्टार्टेड। तभी भी नौकरी शुरू हो गया, मेरा थोड़ा गैप हो गया। उसके बाद आई थिंक सेकेंड टाइम फिर से एक और लॉकडाउन पड़ा, करेक्ट? हाँ। तो उस टाइम में मैं फिर से ये थोड़ा फिर से स्टार्ट किया। तभी मेरे को लगा मेरे को यही करना पड़ेगा। आई वांट टू डू दिस। मतलब जो मेरा पैशन है रामेन के लिए, ये उस डायरेक्शन में चल रहा था। और ऐसे टाइम आता है जब लगता है खुद का कुछ करना पड़ेगा। तो वो आ गया था, मतलब मैं खुद का ही कुछ करना है। उस टाइम मैंने आई जस्ट पुट डाउन माय पेपर्स एंड मैंने इस पे फुल टाइम लग गया। अभी मैं नौकरी छोड़ के 14 दिन में मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम एक खोला। अच्छा। और स्टार्ट किया उधर से बिजनेस। ओके। और मैंने अनाउंस किया है कि ऐसे ब्रांड है, रामेन मिलेगा, टेक अवे किट्स है। अभी ऑलरेडी मैंने अभी एक 300-400 लोग को खिला दिया था ब्रांड बनने से पहले। तो फीडबैक आ गया था, एक नेटवर्क भी बन गया था। ये तो मैं घर से कर रहा था। तो घर पे मैं अकेला बना रहा था। तो पूरा हफ्ता में अकेला बनाने से थोड़ा प्रोडक्शन लिमिटेड था। तो मैं सब पैक करता था, असेंबल करता था, और डंजो या डिलीवरी ऐप से डिलीवरी होता था। वीकली में 60 रामेन किट्स बनाता था। और वेंसडे को ऑर्डर लेता था 60 पोर्शंस का, और मैं पकाता था अकेले। और संडे लंच के लिए आपको मिल जाता था। संडे डिलीवरी है, प्री ऑर्डर वेंसडे स्टार्ट होता था। अच्छा। स्टार्टिंग में मैंने 30-40 ऐसे किया, 60 to 70 में मेरा मैक्स आउट हो गया। ये अकेला बना रहा था घर पे, बर्नआउट भी नहीं होना था। बिल्कुल। रेस्टोरेंट एक एक्सपेंसिव बिजनेस भी, एटलीस्ट स्टार्टिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, बट आपने ऑफ कोर्स डिफरेंट वे में किया, स्लोली वन लेवल अप करके किया। बट आपके हिसाब से अगर आपको छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? इट डिपेंड्स कैसे तरह की रेस्टोरेंट खोलना है। अभी आपको
I think generally it depends on the space. And it can go anywhere between a wide. अभी मैं स्क्वायर फुट के हिसाब से बता दूंगा. अभी आपको सोचो 500 स्क्वायर फीट की रेस्टोरेंट खोलना, रफली द कॉस्ट इज बिटवीन anywhere between 1500 स्क्वायर फीट टू, इन अपर एंड का कोई लिमिट नहीं. हाँ, लिमिट नहीं. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. अभी आपको छोटा सा पॉपअप रेस्टोरेंट खोलना है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. हाँ. ओनली एक इक्विपमेंट का एक्सपेंडिचर है, और एक जगह आपको मिल जाएगी जहां आप जाके वो सेटअप करके कुक कर सकता है. मेरा वो होता फिर पॉपअप था ना. बिल्कुल. मैं सोचो कि मैं 15-20 से ज्यादा पॉपअप किया. मैसूर सिटी डाउन साउथ, उधर भी एक पॉपअप किया. हैदराबाद में एक पॉपअप किया. उसके बाद मेरे को घूमने का मन नहीं लगा, क्योंकि सब लेके जाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है. बिल्कुल. तो मैंने सोचा एक छोटी सी जगह बन जाएगी जो मैं रोज उधर ही बना सकता है. ऐसे एक जगह चाहिए था जो डे इन एंड डे आउट रामन बना सकता है. डिमांड होता. ये काउंटर 8 सीट का काउंटर, बिल्कुल, जो हम पूरा किचन है जिसमें हम लोग लाइव किचन टाइप से. इट्स अ लाइव काउंटर. इट्स अ काउंटर. And most restaurants in Japan are designed like this. Okay. It could be sushi, tempura, ramen, बिल्कुल, teppanyaki. सभी ऐसे ही बनता है. तो फिर भी इस रेस्टोरेंट में आपका कितना इन्वेस्टमेंट लग गया होगा? छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत सारी चीजें. इट्स फुल्ली पैक्ड. बिल्कुल. 250 स्क्वायर फीट की जगह है. आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज एनीवेयर बिटवीन अबाउट 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें. ओके. तो यहाँ पे अभी जो सीटिंग एरिया है उसका कितना एरिया है, जस्ट सिर्फ सीटिंग एरिया का? आई थिंक इट्स लेस देन 100 स्क्वायर फीट. अच्छा. 100 स्क्वायर फीट से कम है. ओके. क्योंकि अभी ऐसे एक बंदा बैठता है. इधर जस्ट अबाउट इनफ स्पेस एक और बंदे को स्क्वीज करने के लिए, कि वॉक करके जा पाए. ओके. जापान में ये कॉमन है. छोटी छोटी जगह बनती है. बैंगलोर में तो सब रेस्टोरेंट बहुत बड़े. अगेन यहाँ पे अपने जापानीज कॉन्सेप्ट लेके आए, बट वो आपको कैसे पता चला कि जापानीज कॉन्सेप्ट इंडिया में चलेगा? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यार वहाँ चलता है तो इंडिया में भी चलेगा. तो एक तो वो कैसे आपको स्ट्राइक किया कि वो चलेगा, और क्या आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया, मे बी नॉट इन द रेस्टोरेंट बट खाने में, सर इंडियन पैलेट को टेस्ट हो, या ऐसा नहीं ऑथेंटिक जापानीज जितना हो सके उतने में फोकस किया? वो तो एक चांस लेना पड़ा, क्योंकि डाइनिंग तो एक्सपीरियंस होता है. अभी आप फ्रेंड के घर में जाके खाना खाते हो तो उधर भी कुछ एक्सपीरियंस है, बातचीत होता है, कुछ एक्सचेंज होता है. यू नो, आपका खाना कौन बना रहा है वो भी देख सकते हो आप. जैसे सोचो फ्रेंड की मम्मी, उनसे कुछ बातचीत होता है. इट हैज टू बी एन एक्सपीरियंस. तो ये तो रिस्क लिए कि इतना छोटा कॉन्सेप्ट, लोग आएंगे, लोग एडजस्ट होंगे. लोग को तो बहुत प्लश जगह की हैबिट हो गई है अभी, स्पेशली अगर आप अच्छा पे भी कर रहे हो. है ना. इफ यू आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ बिल, एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्बियंट चाहिए, एसी चाहिए, इतना जगह चाहिए. तो ये तो हमने एक चांस लिया. लेकिन फाइनली जो मैटर होता है वो proof is in the pudding बोलते हैं. proof is in the soup. राइट. प्रोडक्ट टाइट है तो बिल्कुल बाकी सब यू नो उसके पीछे पड़ता है. तो कवन, आपने ये आपका जो नाम है नारू नूडल बार, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. तो ये आइडिया मतलब कैसे आया नाम? तो कॉन्सेप्ट तो नूडल बार का है. मैंने सोचा रामन बार लगाऊं, लेकिन रामन बार लगाया तो सिर्फ रामन हो जाएगा. अभी आगे जाके मैं दूसरा टाइप का रामन नूडल भी बनाना पड़ेगा, तो नूडल बार एक जेनेरिक नेम हो गया. नारू इन जापानीज मतलब आगे बढ़ना, कुछ अचीव करना, तो वो वर्ड है. लेकिन नारू तो मेरा फैमिली में बहुत है. मेरा पापा का नाम नरेंद्र है. मम्मी उसको नारू बुलाता है. तो वो सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ नारू. मैं सोच रहा था शॉप का नाम क्या रखूं, तो ये नारू बहुत कैची था. तो बेस्ड ऑन माय डैड्स नेम, जैसे पापा के नाम के ऊपर मैंने नारू नूडल बार रख दिया. इससे कोइंसिडेंस हुआ कि वो जापानीज में भी कुछ मीन करता है. तो ऐसे आ गया नारू नूडल बार. तो चलो अभी आप चला रहे हो, थोड़ा पीछे आते हैं. शुरुआत हम दोनों की सिमिलर जर्नी रही. आपने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया, मैंने भी वही सेम किया, इवन सेम स्ट्रीम. तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑफ कोर्स नॉर्मली लोग वही जॉब ढूंढते हैं. तो आपको ये फूड और इन सब में इंटरेस्ट कब से आया? जब से मैं यंग था, मैं घर पे तो कुछ बनाता था खाना, मतलब मैगी तो हाँ ऑफ कोर्स. मेरा एक दोस्त है, अभी भी मेरे को मैगी बुलाता है क्योंकि सेम बिजनेस टाइप. बट अभी मम्मी की करी तो हो गई, उसमें कुछ मेरे को मॉडिफाई करना पड़ा.
तो वो करता था मैं छोटा मोटा, और अंडे तो बहुत पका लेता था घर पे। तो ये तो बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। लेकिन बड़े होते होते अभी बैंगलोर है, इंजीनियर डॉक्टर लॉयर उसी का मेन स्ट्रीम चलता है। पूरा देश में ही है। हाँ, पूरा देश में ही है। हाँ, ओके, बैंगलोर में तो और भी ज्यादा है। हाँ, इंजीनियरिंग स्कूल ज्यादा है। हाँ, और जो ऐसे कहते हैं कि उसमें स्कोप ज्यादा है, स्कोप वर्ड हाँ, बहुत यूज होता स्कोप है। ज्यादा, हाँ, 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 तो स्कोप ज्यादा था शायद इंजीनियरिंग में उस टाइम पे। मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट था। अच्छा, मैं अभी छोटा मोटा जो फोन का वॉच का सर्विस मैं करता था खुद से, ओके, ओके, इंटरेस्ट था। हम्म, लेकिन ले लिया मैंने, और इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। ओके, लेकिन इंजीनियरिंग करते करते मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा बस की बात नहीं है। मतलब मतलब जो इंटरेस्ट था वो भी चला जो गया। इंटरेस्ट थोड़ा था वो भी निकल गया। सिलेबस ऐसे था, हाँ, मतलब लैब में तो मैं अच्छा करता था, लेकिन थियरी में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो मैं क्विकली सोचने लगा कि क्या मेरा और इंटरेस्ट है। तो इमीडिएटली मेरे को फूड पे गया इंटरेस्ट। तो इंजीनियरिंग छोड़ के तुरंत मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया इंटर्नशिप के लिए। तो ये आप इंजीनियरिंग छोड़ के मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग? आफ्टर कंप्लीट करने पूरा- के बाद मेरा एक प्लेसमेंट भी आया था अच्छा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। हाँ, मैंने लिया नहीं। अच्छा, तो मैं तुरंत एक रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, मैं लग गया उसमें। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जैसे कि आपको चलो इंटरेस्ट था, आपने बोला मुझे इंटर्नशिप करना है, बट आई एम अज्यूमिंग जो आपकी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी वो बेटर पे कर रही होगी। 100%। हाँ, तो मेरा पहला जो किचन का 2-3 महीना किया उसका पेमेंट भी नहीं मिला। अच्छा, और उसके बाद 3 महीना जो मैंने काम किया, 3,000 की स्टाइपेंड थी मंथली? मंथली। ओके, मंथली। मंथली। तो यहाँ पे वही सवाल आता है कि आपने पहली बार अपने आप को कैसे कन्विंस किया, एंड अगेन फिर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि यार इतना पढ़ाई किया, इतना इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में भी हुआ? खुद तो मैं कन्विंस था, अभी बात बनी पेरेंट्स को कन्विंस करने की। मैंने सीधा ऐसे बोला कि आपके लिए इंजीनियरिंग किया, जी, अभी तो अपने आप के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो शायद कुकिंग में है। और ऐसे बोल के मैंने कन्विंस किया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। स्टार्टिंग में तो सोच रहे थे क्या कर रहा है, ज्यादा दिन में भी टिक नहीं पाएगा, ट्राई करना चाहता ट्राई है। करना है, ट्राई करने दे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी 2 महीना एक जगह में किया। उसके बाद मेरा जो कॉलेज थी, कुकिंग की कॉलेज जो मैंने अप्लाई की, उधर एक रूल था कि 6 महीना एक जगह में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि बहुत लड़के ऐसे कुकिंग इंडस्ट्री में ग्लैमर देख के ज्वाइन करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। हाँ, क्योंकि आई थिंक बहुत हार्ड वर्क होता है। बहुत हार्ड वर्क होता है स्टार्टिंग में। तो बहुत मतलब छोटी मोटी काम करना पड़ता है ना। हाँ, इंटर्न्स को तो वैसे ही घिसाते ही हैं। हाँ, अनियन ही पील करना पड़ता है, पत्ता ही निकालना पड़ता है। तो ऐसे हुआ कि 6 मंथ की इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस कंपलसरी था उधर। ओके, तो मैंने भर्ती कर ली। मैंने किया एक जगह में 2 महीना, उसके बाद एक और जगह में 6 महीने किए। अच्छा, एंड मैंने उसके बाद अप्लाई की ओके, कुकिंग स्कूल में। कुकिंग स्कूल। एंड ये फिर कुकिंग स्कूल कहाँ था? फिर आप वहाँ जाके पढ़ाई करी अपने? एक कुकिंग स्कूल न्यूयॉर्क में था, ओके, अपस्टेट न्यूयॉर्क। कुकिंग स्कूल का नाम था CIA, अच्छा, लेकिन नॉट द हाँ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बिल्कुल, culinary इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। ये तो बहुत बहुत मशहूर, अच्छा, फेमस है। हाँ, और ऐसे सोचो कि कुकिंग स्कूल का हार्वर्ड जैसा ओके, था। ओके, ओके, इट इज प्रेस्टिजियस हाँ, टू गेट इनटू। तो मैंने अप्लाई किया उधर। ओके। हाँ। तो वहाँ पे फिर आप गए, आई एम अज्यूमिंग आपने वहाँ सीखा होगा, तो देन फिर आप वहाँ पे फुल टाइम शेफ की तरह काम करने लगे या कैसे? वो 2 साल की कोर्स थी। पहले तो वीसा में बहुत प्रॉब्लम हुआ। ओके। 3 बार मेरा वीसा रिजेक्ट हुआ क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था इंजीनियरिंग होके उधर जाके कुकिंग करना पड़ा। हाँ, अच्छा, तो उस टाइम पे बहुत ऐसे था कि इंजीनियर उधर जाके थोड़ा ऑन द लो साइड काम करते थे विदाउट लीगल परमिशन। ओके, ओके, तो वो सब बैटल करने के बाद मैं उधर गया। और 2 साल की कोर्स थी, बीच में इंटर्नशिप था। इंटर्नशिप मैंने एक 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में किया था, पूरा फाइन डाइनिंग था। मैंने 1 साल काम भी किया दूसरा जगह में, एस्पेन में, तो वो भी फाइन डाइन रेस्टोरेंट था। तो ये सब करने के बाद मैं इंडिया वापस लौटा। आप यूएस में गए, आई एम अज्यूमिंग वहाँ पे फूड और रेस्टोरेंट उनका लेवल काफ़ी अच्छा होगा, बेटर होगा, बोथ पेइंग में भी एंड वैरायटी व्हाट ऑल यू कैन डू। तो वहाँ पे फिर आपने डिसाइड कैसे किया? एनीवेज क्योंकि यूएस जाने में आपको काफ़ी दिक्कत हो गई थी, तो फिर कैसे डिसाइड किया कि यार अब इंडिया में आके
यहाँ शेफ बनना है? इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड उनको जो जॉब इम्पोर्टेंट पड़ता है उसमें वीसा जल्दी लग जाता है। हाँ हाँ। अभी सोचो कि एक शेफ है, उसको उधर यूएस में वीसा लेने के लिए ओके ये प्रूव करना है कि अमेरिकन बंदा से ज्यादा वैल्यूएबल मैं हूँ। ओके। तो मेरे को करना पड़ा जैसे कि एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम, अच्छा मेरे को नहीं करना। ओके। और मैं थोड़ा ये भी सोचा था कि जैसे बैंगलोर में दी रेस्टोरेंट का सीन अप एंड कमिंग है, ओके। इट्स ऑन द एक्सपोनेंशियल राइज। अभी जो सीखा है हमको कंट्रीब्यूट करना है, तो अच्छा हमारा होम टाउन में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हाँ। नहीं कि हमको उधर ही बैठ के बिल्कुल। कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हाँ तो वहां से फिर आपने डिसाइड किया कि आप बैंगलोर आओगे? right। मेरे को बैठने नहीं हुआ इधर। अच्छा। आई थिंक अबाउट 10 दिन में मैंने एक नौकरी ढूंढ लिया। हम्म। इधर एक रेस्टोरेंट है ऑलिव बीच बोल के, Okay। बैंगलोर में, उस टाइम पे बहुत मशहूर था। आई एम अज्यूमिंग वो थोड़ा इंडियन या उस टाइप का खाना यहाँ बनता होगा। यहाँ पे क्या बनाते थे आप? मेडिटेरेनियन फूड। अरे Mediterranean। पूरा यूरोपियन टाइप खाना। ओके कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल। हाँ। तो ये सबसे फिर जापानीज में कहाँ पे इंटरेस्ट आया या वहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ? मैं पहली बार जब न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था तभी मैंने ये जापानीज रामेन खाया था। ओके जापानीज रामेन इज नथिंग बट नूडल एंड सूप ओके। विथ टॉपिंग्स। हाँ राइट। सो उस टाइम मैंने जो खाया था उसका मेमोरी अभी भी था मेरे। मतलब वो इतना अच्छा था? इतना अच्छा था। हाँ। वो लाइफ चेंजिंग था। एक Okay। वो एक मोमेंट आता है ना, तो अच्छा जैसे वो कभी गया नहीं माइंड से। तो 2018 में मैं जापान गया था, तो उस ऐसे घूमने या यही रामेन का याद आया फिर से इसलिए? नहीं, मैं जापान के बारे में बहुत मायने रखता हूँ। Okay। तो मैं जापानीज कार्टून देखता हूँ, Anime। जापानीज आर्ट, एनिमे। हाँ रामेन भी बहुत खाया। अभी सोचो 21 डेज का ट्रिप था, हमने ऑलमोस्ट अबाउट 35 रामेन खाया था। ओके। मोर ऑलमोस्ट 1.5 रामेन पर डे। हाँ उसमें थोड़ा वेट भी आ गया था, लेकिन इट वाज वर्थ इट। तभी मेरे को समझ में आया कि ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी में इट्स नॉट रिप्रेजेंटेड इन इंडिया। हाँ मिलती नहीं है, बिल्कुल। मिलती नहीं है। बहुत ढूंढा, एक दो जगह में मिलता था, लेकिन वो थोड़ा और डाइवर्स कुजीन में था। ओके। दूसरा चीज भी बनता था, मतलब सिर्फ इस पे फोकस नहीं था, मल्टीपल चीजें। मल्टीपल चीजें। जापानीज कुजीन रेस्टोरेंट, हाँ। जापानीज कुजीन में बहुत सारी चीजें। ओके। रामेन इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। हाँ सुशी और सारी। ये सब के साथ रामेन बनाएंगे तो हाँ। वो आउटपुट नहीं आ रहा था। जैसे कि रेस्टोरेंट खोलना बहुत लोगों का सपना होता है, एंड रेस्टोरेंट में एक तो वन ऑफ द हाईएस्ट फेलियर रेट है, एंड सिर्फ आप अच्छा खाना बनाते हो दैट डजंट मेक कि आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा। आपका ब्रांडिंग भी है, वो हाइप भी है, वो टेस्ट भी है, मल्टीपल थिंग्स है। तो आपके हिसाब से अगर एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट रन करना है तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द रेस्टोरेंट? आपको अगर सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चलाना है, आई मीन रूल ऑफ थंब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है ना इंडस्ट्री में। अभी जब तक आप एक रेस्टोरेंट के अंदर काम नहीं करेंगे इन एनी कैपेसिटी, वेटर और मैनेजर और शेफ, वो पूरा आपको समझ में नहीं, वो ऑपरेशंस कैसे होता है नहीं समझ। हाँ। आपको कहीं तो स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। नहीं तो आप एक रेस्टोरेंट खोलो, उसी में आप सीख के उसी के अंदर आप इम्प्रूव करो। हाँ। नहीं तो आपका एक पार्टनर रहेगा जो एक्सपीरियंस्ड है। हाँ। लेकिन जनरली एक्सपीरियंस मैटर्स। अच्छा। अभी ऐसे भी लोग हैं कि बिना एक्सपीरियंस के खोल के सक्सेसफुल हो गए। हाँ। लेकिन उनका बिजनेस माइंड था सही, जो उन्होंने एक्सपीरियंस बंदा को हायर कर लिया। हाँ। मैं तो 10 साल काम करके एक्सपीरियंस लेके शुरू किया। हाँ। तो मेरा वो रूट था। ओके। ऐसे भी रूट बन सकता है कि आपको एक एक्सपीरियंस बंदा मिल जाए, उससे पार्टनरशिप करके आप खोल सके, बट एक्सपीरियंस मैटर्स। बुक से नहीं आता है। हाँ। उधर बैठ के हाथ गंदे करके काम करना पड़ता है। कमल, एक ये भी सवाल है कि आप चलो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आप फ्यूचर प्लान क्या देखते हैं? मे बी 5 years in advance, 10 years in advance, आप क्या देखते हैं नारू नूडल बार किस स्टेज पे होगा? फ्यूचर प्लान ऐसे रहेगा कि और एक रामेन के बारे में कल्चर स्टार्ट करके थोड़ा एक्सपेंड करते उसको। सोचो कि ये 8 सीटर फॉर्मेट वर्किंग है, तो सोचो बैंगलोर तो मेट्रो सिटी है ना, तो एक और 8 सीटर तो बनता है। ओके। तो यही फॉर्मेट को मे बी रेप्लिकेट करने की कुछ प्लान। ओके। बट यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट है, आप
काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आप दूसरा आउटलेट खोलते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे नूडल बना, क्या-क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, मतलब ऑटोमेशन बहुत कम है, हाँ तो वो दिक्कत नहीं होगी। रामन ऐसी चीज़ है कि एट द मोमेंट आप जब आते हैं खाने के लिए तब ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होता है। ओके। अ लॉट ऑफ उसका काम जो होता है, पहले से नूडल्स तो पहले से बनना पड़ता है, सूप तो पहले से बनना पड़ता है, आई थिंक सब मिलाते हैं एंड में। असेंबली जो होता है लास्ट में होता है। तो स्केल करने के लिए मॉडल सही है, लेकिन जब हम स्केल करेंगे जो, तो एक सेंट्रल किचन जो जैसे मॉडल है जिसमें सब एक जगह बनता है, उधर कंट्रोल करना पड़ता है। ओके। और जो आउटलेट में जाती है असेंबली है, तो वो ये असेंबली एक एक आउटलेट में एक एक मैनेजर रख के मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप फ्यूचर में ये भी देखते हैं कि जैसे कि रामेन के अलावा सुशी और साशिमी उन सब में भी एक्सपेंड करना है, या फोकस अभी? सुशी सशिमी के बारे में उतना सोचा नहीं है। ओके। मेरा फेवरेट है सुशी। हाँ। जापानीज खाने में सुशी अलग चीज है। हाँ। सुशी सीखने में बहुत साल लगते हैं। हाँ। ऐसे कि सोचो कि 10 साल काम करके खाली राइस पकाने देते हैं जापान में सुशी के घर में। रामन इज नॉट सो स्ट्रिक्ट। पर्टिकुलरली सुशी के लिए बहुत, वैसे भी बहुत रेस्टोरेंट और ऑप्शन है, लेकिन हम जो करेंगे थोड़ा डीप में सोच के कुछ ऐसे प्लानिंग है। जापानीज खाना, अभी इंडिया में पूछेंगे जापानीज खाना क्या है, तो पहला आएगा आपका आंसर सुशी। हाँ बिल्कुल। रामन तो लास्ट में आ जाता है। तो ये सोच के जो अनएक्सप्लोर्ड जापानीज खाना है, स्ट्रीट फूड है, उसको लाने का कुछ प्लान कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वही आपको देख के वो जीरो सुशी ड्रीम्स वाली डॉक्यूमेंट्री याद आ गई। लगा हुआ है वो पैशन के साथ। एंड वो उसमें भी वही बोला कि इंटर्न्स को मतलब 5-10 साल लगे हुए हैं, उसमें भी काफी लोग छोड़ देते हैं। मतलब बहुत हार्ड वर्क है, बट अगेन ब्रांड और वो सब, अभी हम जीरो को कैसे जानते हैं, हम तो वहाँ कभी गए नहीं, बट वो इतना मेहनत किया और इतना नाम बनाया तभी आज वो अभी भी इतना एज के बारे में अभी भी जाके वो सुशी बनाता है। अच्छा। अभी उसका तो फिर महीनों से सोल्ड आउट हो जाता होगा स्लॉट्स। एक सुशी जगह है, जैसे कि आप समझो सुशी साइट हो, एक जगह है जो लाइफ टाइम के लिए बुक है। लाइफ टाइम के लिए? या उधर जाने ऑलमोस्ट नामुमकिन है अभी। ओके। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इन। मैं आपको विश करूंगा ऑल द बेस्ट कि आप और ऐसा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेके आए। एंड वो तो लाइफ टाइम तक सोल्ड हो गया, होपफुली आप भी होंगे। एंड ऑल द बेस्ट, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए। आपसे बात करके मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस पता चला कि कैसे ग्राउंड अप से आपने पैंडेमिक में सब कुछ बिल्ड किया। बिल्कुल ही एक ऐसा नहीं कि शुरुआत में रेस्टोरेंट कर लिया, ऐसा आपने बोला कि किट से शुरुआत करी, फीडबैक लिया, पॉपअप मल्टीपल जगह लिया, वहाँ पे फीडबैक लिया, फिर जाके आपने रेस्टोरेंट शुरू किया। उसमें भी आप जैसे बोल रहे रिजर्वेशन करते हैं, ऐसे भी नहीं कि सुबह शाम कभी भी आ जाओ। तो एक अपना टच भी लेके आए, प्लस फीडबैक कंटिन्यूसली अप्लाई करते हुए जैसे आपने स्केल किया है, मतलब जिस लेवल पे, काफ़ी बढ़िया। एंड होपफुली आप और रेस्टोरेंट खोले ताकि हमको भी स्लॉट्स मिले। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये था हमारा इंटरव्यू कवन के साथ, जो कि फाउंडर है नारू नूडल बार के। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड होपफुली आपको भी आइडिया लगा होगा कि यार अगर आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, कैसे आप एक इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू पसंद आया तो यार अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। और आगे हम ऐसे जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को अपने पॉडकास्ट में लेके आएंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण इंटरव्यू के साथ। सब्सक्राइब टू स्टार्टअप ज्ञान।